ओके, इन द लास्ट क्लास हमने क्या देखा कि प्लेन क्या होता है, प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है और इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और प्लेन क्या होगा, एक पॉइंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, पॉइंट का फॉर्मेशन कैसे होता है आफ्टर द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री प्लेन, लाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है आफ्टर द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। और हमने साथ साथ ये भी देखा कि किस प्लेन में किस तरीके का कोऑर्डिनेट्स हम दे सकते हैं। फिर इसके बाद हमने ये भी देखा कि हमें यदि किसी लोकेशन तक पहुंचना है, जैसे मान लीजिए मैंने लोकेशन बोला 1 -2 -3, इसका मतलब क्या है, 1 डिस्टेंस किस एक्सिस में चलना है, एक्स एक्सिस में। फिर -2 डिस्टेंस किधर चलना है, -y एक्सिस की तरफ। फिर -3 डिस्टेंस किस तरफ चलना है, -z एक्सिस की तरफ। तो इस तरीके से हम उस लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। तो लेट्स सी अबाउट द यूनिट वेक्टर। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। दूसरी बात, यूनिट वेक्टर इज़ ऑलवेज गिवन इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। पिछले लेक्चर में बताया भी था। देखिए, यदि मैं एक्स एक्सिस पे मूव करूँगा तो एक्स का कोऑर्डिनेट इंक्रीज होगा, तो यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन पे देना चाहिए, एक्स डायरेक्शन पे, तो ए एक्स यूनिट वेक्टर। ए वाई यूनिट वेक्टर देखिए, यदि मैं वाई डायरेक्शन पे मूव करूँगा तो वाई का कोऑर्डिनेट्स इंक्रीज करेगा, तो ए वाई यूनिट वेक्टर इधर देना पड़ेगा। यदि जेड डायरेक्शन पे मूव करूँगा तो जेड का कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा, तो ए जेड यूनिट वेक्टर जेड डायरेक्शन की तरफ देना पड़ेगा। तो आप देखिए, ए एक्स ए वाई ए जेड तीनों क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि यूनिट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। दूसरी बात, यूनिट वेक्टर के बारे में एक खास बात और बोलते हैं कि यूनिट वेक्टर इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये कौन सा प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये जो पेंसिल है वो क्या है, ये पेंसिल क्या है, यूनिट वेक्टर की तरीके से है। तो क्या ये यूनिट वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। तो आप देखिए, आप साथ साथ और भी देखिए, और भी चीज़ें देखिए। ये कौन सा प्लेन है, ये मैंने एक्स वाई प्लेन आपको बताया था, याद करिए। इसका यूनिट वेक्टर किधर दे सकते हैं, इसका यूनिट वेक्टर किधर, ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर है ए जेड। क्या यूनिट वेक्टर इसके प्लेन के नीचे की तरफ नहीं दे सकते क्या, बिल्कुल दे सकते हैं। तो प्लेन के लिए यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड की तरफ भी हो सकता है और माइनस ए जेड की तरफ भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि यूनिट वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, चाहे वो ए वाई की तरफ हो, चाहे वो चाहे वो प्लस ए जेड की तरफ हो, चाहे वो माइनस ए जेड की तरफ हो। तीसरी चीज़, यूनिट वेक्टर के बारे में क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर मस्ट बी गिवन आउटसाइड ऑफ द वॉल्यूम। अब कहने का मतलब क्या है कि अब देखिए, ये सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, मैंने एक लेक्चर में बताया था। इसका यूनिट वेक्टर किधर देना चाहिए, ये बाहर की तरफ देना चाहिए। क्या यूनिट वेक्टर अंदर की तरफ लेके जाऊं, आंसर इज़ नो। यूनिट वेक्टर इधर किस तरफ देना चाहिए, इस क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ। क्या अंदर की तरफ ले जाना चाहिए, नहीं। ये इसकी जो नीचे वाली सरफेस है, इसकी जो नीचे वाली सरफेस है, ये नीचे वाली सरफेस है, तो ये नीचे वाली सरफेस पे जो यूनिट वेक्टर होगा वो पेपर के इनसाइड मतलब पेपर के अंदर की तरफ जाएगा कि पेपर के बाहर की तरफ आएगा, आंसर इस पेपर के अंदर की तरफ आएगा। चलिए फिर एक और एग्जांपल समझते हैं। चलिए इस बॉक्स को देखिए, ये सिलेंड्रिकल बॉक्स है। ये कैसा बॉक्स है, सिलेंड्रिकल बॉक्स है। ऊपर की सरफेस पे देखिए यूनिट वेक्टर कैसा देना चाहिए, ऐसा, जैसा ये मेरा स्केच पेन है। इधर कैसा देना चाहिए, ऐसा, बाहर की तरफ। नीचे वाली सरफेस से पेपर के इनसाइड की तरफ देना चाहिए। तो कुल मिला के बात एक समझ में आई क्या, कि यूनिट वेक्टर को वॉल्यूम के अंदर की तरफ नहीं देना है, हमेशा बाहर की तरफ देना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंदर की तरफ नहीं देना है। जैसे यहाँ पे यूनिट वेक्टर देना है तो मैं यहाँ से बाहर की तरफ दूंगा, यहाँ पे देना है तो बाहर की तरफ दूंगा, यहाँ पे देना है तो बाहर। आप कोई भी देखिए, कोई भी यूनिट वेक्टर मैं अंदर की तरफ नहीं लेके जा रहा हूँ, हमेशा बाहर की तरफ ही रख रहा हूँ। तो यूनिट वेक्टर मस्ट बी गिवन आउटसाइड ऑफ द वॉल्यूम। चलिए अब मैं आपसे एक छोटे छोटे ऑपरेशन पूछता हूँ। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री।
तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, यदि मैंने लिखा AX क्रॉस AZ, तो इसका मतलब क्या है, AX को किसकी तरफ घुमाना है, AZ की तरफ घुमाओ। बताइए, AX को AZ की तरफ घुमाओगे तो किधर मिलेगा, -y की तरफ मिलेगा। AX को AY की तरफ हमेशा राइट हैंड यूज़ करना है। AX को AY की तरफ घुमाइए, AX की तरफ 4 फिंगर रखिए, AY की तरफ घुमाइए, Z डायरेक्शन की तरफ मिलेगा। AY को AZ ऐसा घुमाइए, आपको किस तरफ मिलेगा डायरेक्शन, AX की तरफ मिलेगा। तो मैंने आपको याद करिए बताया था कि पहले वाले की तरफ 4 उंगलियां रखनी है और दूसरा वाला दूसरा वाला पैरामीटर पाम के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। E क्रॉस H रूल सिखाया था मैंने। तो इस तरीके से यहाँ पे भी वो E क्रॉस H रूल हम लगा सकते हैं। तो ये था यूनिट वेक्टर के बारे में। अच्छा देखिए, अब मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ यूनिट वेक्टर के बारे में, तो आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, क्या यूनिट वेक्टर एक्सिस में है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स में है, बिल्कुल है। ये XY प्लेन है, इसका यूनिट वेक्टर किधर होगा, ये प्लेन का यूनिट वेक्टर किधर होता है, जस्ट इसके परपेंडिकुलर, या कि +AZ की तरफ हो सकता है या कि -AZ की तरफ हो सकता है। ये कौन सा प्लेन है, XZ प्लेन, इसके लिए यूनिट वेक्टर किधर हो सकता है, या कि +AY की तरफ या कि -AY की तरफ। चलिए, ये कैसा सरफेस है, ये एक क्लोज सरफेस है। क्या क्लोज सरफेस यदि मैंने कंसीडर किया है, तो यदि क्लोज सरफेस कंसीडर किया है तो यूनिट वेक्टर हमेशा क्या देना चाहिए, क्लोज सरफेस से आउटसाइड देना चाहिए। मान लीजिए ADHE सरफेस कंसीडर किया इसमें, तो इसमें यूनिट वेक्टर किधर देना चाहिए, इसके वॉल्यूम के अंदर तरफ कि वॉल्यूम के बाहर की तरफ। आंसर इज वॉल्यूम के बाहर की तरफ, यानी इसके ठीक परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, AZ। अच्छा, यदि मैंने BCFG सरफेस कंसीडर किया, BCFG सरफेस कंसीडर किया, तो यूनिट वेक्टर किधर देना चाहिए, AZ की तरफ कि -AZ की तरफ। आंसर इज -AZ की तरफ। हमेशा वॉल्यूम के अपने को क्या लेना है, बाहर की तरफ लेना है। तो चलिए, ये आपके लिए असाइनमेंट है। हालांकि ये इनमें से इनको समझने में हो सकता है प्रॉब्लम आए, लेकिन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये स्फेरिकल में ये सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, ये यूनिट वेक्टर +AN -AN क्या परपेंडिकुलर है। ये देखिए, थोड़ा सा एंगल फाई पे घूम गया है एक प्लेन। ये सब चीज़ें आपको बाद में समझ में आ जाएंगी, इससे बहुत वरी नहीं होना है, और इनको मैं बाद में समझा भी दूंगा। तो ये यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होना चाहिए, प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, आउटसाइड ऑफ द वॉल्यूम देना चाहिए। तीसरी चीज़, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स पे देना चाहिए। तो चलिए, अब अपन समझते हैं कि डिफरेंशियल लेंथ और डिफरेंशियल सरफेस, डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होता है। चलिए, XYZ तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल हैं। मान लीजिए A का कोऑर्डिनेट क्या है, x00 है, तो dx लेंथ आगे चल गया, तो एक B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x + dx 00। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, dx होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल लेंथ इन x डायरेक्शन। इसी तरीके से यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, 0y0, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, 0y + dy0। तो ये कौन सी लेंथ है, डिफरेंशियल लेंथ, किस डायरेक्शन पे, y डायरेक्शन पे। ये जो डिफरेंशियल लेंथ है किस डायरेक्शन पे, z डायरेक्शन पे। यहाँ का 00z, यहाँ 00z + dz, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, dz होगा। तो dx, dy और dz तीनों क्या है, डिफरेंशियल लेंथ इन x, y एंड z डायरेक्शन। तो डिफरेंशियल लेंथ हमेशा क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यदि x डायरेक्शन की बात करें तो डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर dx क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड तो क्या है, dx है, लेकिन डायरेक्शन किससे बताया जाए, तो ax क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों यदि साथ में हो तो क्या प्रोड्यूस होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो सोच के देखिए कि y डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ क्या देनी चाहिए, dy ay। z डायरेक्शन पे क्या देना चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना होगा, dz, और az डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे मैंने कंक्लूड करके रखा है, dx, dy, dz आर दी डिफरेंशियल लेंथ, और ये कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी हैं। चलिए और भी आगे देखते हैं। चलिए आप ये देखिए, इस फिगर को देखिए। इस फिगर में मैंने आपको
यदि इस पॉइंट पे पहुंचना है, एक्स वाई जेड पे पहुंचना है, तो एक्स वाई जेड पे क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड पे क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड ही लिखा हुआ है इस पॉइंट पे। तो एक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे, फिर वाई डिस्टेंस वाई एक्सिस की तरफ, जेड डिस्टेंस जेड एक्सिस की तरफ चला गया। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड। तो यदि यहाँ पे पहुँचना है तो क्या पहली डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी, एक्स प्लस डी एक्स, एक्स प्लस डी एक्स चला। दूसरी डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी, वाई प्लस डी वाई, यहाँ चला गया, वाई प्लस डी वाई यहाँ आ गया। तीसरी डिस्टेंस क्या चलनी पड़ेगी, जेड प्लस डी जेड, यहाँ चला गया। तो अच्छा, इन दोनों के बीच में वेक्टर यदि निकालना हो तो वेक्टर कैसे निकालते हैं, पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल वाले का कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल वाले का कोऑर्डिनेट। तो देखिए एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स ए एक्स, प्लस वाई प्लस डी वाई माइनस वाई ए वाई, जेड प्लस डी जेड माइनस जेड ए जेड। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आई कि डिफरेंशियल लेंथ क्या आया, फाइनली जो डिफरेंशियल लेंथ आया डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई ए वाई प्लस डी जेड ए जेड। तो यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, और डी एक्स डी वाई डी जेड क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड क्या है, डिफरेंशियल लेंथ है। तो आपको ये फॉर्मूला कभी भी नहीं भूलना है, ये बिल्कुल हमेशा याद होना चाहिए। अच्छा चलिए अब आ जाते हैं डिफरेंशियल सरफेस पे। अच्छा सरफेस का क्या, सरफेस की क्या खास बात होती है। यदि मैं इस सरफेस की बात करूं तो सरफेस मीन्स एरिया, और एरिया हमेशा कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे लोग बोलते हैं कि एरिया, यदि आप पूछेंगे तो आधे से अधिक लोग बोल देंगे एरिया कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। नहीं, एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए आप देखिए, यदि एक्स वाई प्लेन को देखिए, यदि एक्स वाई प्लेन को देखेंगे आप, तो एक्स वाई प्लेन में क्या है, एक्स वाई प्लेन क्या है, एक सरफेस है। सरफेस क्या होता है, एक एरिया होता है। यदि इसका एरिया निकालने के लिए बोलूँ तो आप कैसे निकालोगे, यदि मान लीजिए ये ए डिस्टेंस है और ये बी डिस्टेंस है, तो एक्स वाई प्लेन का जो एरिया आप क्या बोल देंगे, ए क्रॉस बी, यानी एरिया में क्या हुआ, ए और बी का क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, मतलब दो पैरामीटर का क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ। अच्छा चलिए ये छोटा सा सरफेस कंसीडर कर लिया, तो ये लेंथ डी एक्स है, ये लेंथ क्या है, डी वाई है। यदि मुझे इसका एरिया निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, डी एक्स इंटू डी वाई करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, प्लेन है, और यूनिट वेक्टर हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका यूनिट वेक्टर किस तरफ होगा, या कि ए जेड की तरफ होगा या कि माइनस ए जेड की तरफ होगा। तो देखिए दो तरीके से लिख सकते हैं इसको, डी एक्स डी वाई क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड को, ए जेड किसको बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। तो ये देखिए ये एक्स वाई प्लेन है ये वाला, डी एक्स डी वाई, और क्यों माइनस ए जेड की तरफ नहीं दे सकते क्या यूनिट वेक्टर, बिल्कुल दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला भी यूनिट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। आपको प्रॉब्लम में क्या करना है, जब कभी भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इनमें से कोई एक ही डायरेक्शन चूज़ करिएगा। ऐसा नहीं कि दोनों चूज़ कर लिया, नहीं, सिर्फ एक को ही चूज़ करना है, आगे बात समझ में आ जाएगी आपको। चलिए इस डिफरेंशियल सरफेस को देखिए, ये डिफरेंशियल सरफेस में क्या कितने वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, दो। ये कौन से प्लेन पे है, वाई जेड प्लेन पे, तो पक्की बात है यहाँ पे क्या होगा, डी वाई होगा, ये क्या होगा, डी जेड होगा। ये कैसा सरफेस है, डिफरेंशियल सरफेस है, और डिफरेंशियल सरफेस किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, डिफरेंशियल लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो डी वाई क्या है, डिफरेंशियल लेंथ है, डी जेड क्या है, डिफरेंशियल लेंथ है। तो क्या इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इस प्लेन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। इस प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होगा, या कि प्लस ए एक्स होगा या कि माइनस ए एक्स होगा। चलिए इसको देखिए, ये डिफरेंशियल सरफेस कौन से प्लेन पे है, एक्स जेड प्लेन पे है। तो डिफरेंशियल सरफेस की बात करने लगे, सरफेस में कितने वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, दो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं तो क्या कौन सी लेंथ इन्वॉल्व होगी, डिफरेंशियल लेंथ इन्वॉल्व होगी। तो डी एक्स क्या है, एक डिफरेंशियल लेंथ है, डी जेड भी क्या है, एक डिफरेंशियल लेंथ है। तो डी एक्स इंटू डी जेड क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल लेंथ। बताइए इसका यूनिट वेक्टर किधर होगा, या कि प्लस ए वाई की तरफ या कि माइनस ए वाई की तरफ। अच्छा अब अपन समझते हैं डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम में जैसे अपन ने 12th स्टैंडर्ड और पहले भी देखा होगा कि वॉल्यूम, किसी क्यूब का वॉल्यूम कैसे देते हैं, v इजिकल टू एक्स वाई जेड। तो वॉल्यूम में कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं।
तो यदि मैं डिफरेंशियल वॉल्यूम की बात करूंगा तो कितनी डिफरेंशियल लेंथ इन्वॉल्व होंगी, 3 डिफरेंशियल लेंथ। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन कौन सी डिफरेंशियल लेंथ होती हैं, dx dy dz, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, डिफरेंशियल वॉल्यूम प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा, डिफरेंशियल वॉल्यूम कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आपने क्या देखा, डिफरेंशियल लेंथ इस तरीके से देते हैं, डिफरेंशियल सरफेसेस इस तरीके से देते हैं। डिफरेंशियल सरफेस कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डिफरेंशियल लेंथ कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। डिफरेंशियल वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये इसकी इस क्लास की क्या है, समरी है। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट। और इसको आपको कभी भी नहीं भूलना है, यूनिट वेक्टर्स के बारे में नहीं भूलना है और ये 3 चीज़ें नहीं भूलना है। बाकी देखिए, इसको लिखने का एक तरीका भी है। देखिए, पहला क्या है, इसमें कितनी वेरिएबल इन्वॉल्व है, dx और dy, बचा क्या, az, तो az लिख दीजिए। इस दूसरा डिफरेंशियल सरफेस को देखिए, dy और dz इन्वॉल्व कर दिया, बचा क्या, ax, तो ax लिख दीजिए। तीसरे पे देखिए dz और dx लिखा तो बचा क्या, ay, तो ay लिख दीजिए। ये याद करने का तरीका है, बाकी आप इनसे कंफ्यूज नहीं होइए, बेसिक्स याद रखिए, बाकी इन सब की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।